हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वन। तो हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1, ठीक है, उसमें हम यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और क्विकली इसको रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, अब ये क्या है? देखो, आपने किसी को पढ़ाया, उसके लिए आपको सर्टेन सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होगी। कैसे आवश्यकता होगी भाई? आप क्लास में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को यहाँ पे ऐसे पढ़ना कि आप टीचर हो, ठीक है। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, तो आपको किस चीज़ की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? तो उस चीज़ में आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई बोर्ड्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स की बुक्स, ठीक है। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मानो आप अगर बोर्ड्स पे पढ़ा रहे हो तो आपको चौक की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको टेक्नोलॉजी की कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे कौन कौन से अदर सोर्सेज हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स होने चाहिए तो आपको फोटो कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको किसी हो सकता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो आपको ग्लोब की ज़रूरत पड़े, अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आपको किसी उनके इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये हो गई जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी आपको आवश्यकता है। अब सपोर्ट सिस्टम में कैसा होता है? सपोर्ट सिस्टम में आप इसको ऐसे समझो कि ये एक सेट ऑफ टूल होता है। क्या होता है? एक सेट ऑफ टूल होगा जो डिज़ाइन करा जाता है कि स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको इम्प्रूव करा जा सके। वो कैसे इम्प्रूव करा जाएगा? जब आपको नई चीज़ों की आवश्यकता होगी, जब नई चीज़ें आपको अवेल कराई जाएंगी, ठीक है। आपकी जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाया जाएगा, तभी तो आप बेटर समझा पाओगे बच्चों को और उसका आउटकम निकलेगा। तो इसी को हम कहते हैं टीचर सपोर्ट सिस्टम। क्लियर हुआ इतना? टीचर सपोर्ट सिस्टम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब टीचर सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा? पहला होता है ट्रेडिशनल। कौन सा? ट्रेडिशनल। दूसरा होता है मॉडर्न, और तीसरा होता है आईसीटी बेस्ड। देखो, ट्रेडिशनल जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या होता था? आप देखो, आपने जब, अगर आप 90s में हुए होगे, 1995 या उस 2000 में होगे, तो आपको बेसिकली देखने को मिलता होगा कि क्लासरूम में गए आप, अच्छा, वो भी नहीं करते। हम ऐसे समझते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में आप कभी गए हो, आपने बाहर से भी देखा होगा, तो आप जाओगे तो वहाँ पे कैसे बोर्ड्स लगे होंगे? ब्लैक कलर का बोर्ड बना होगा, चौक होगी, और उससे आप पढ़े होगे, और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े भी होंगे, ठीक है। उनके टाइम पे व्हाइट बोर्ड्स नहीं आए होंगे, ठीक है। आपको एक बोर्ड मिलेगा, ब्लैक बोर्ड, चौक मिलेगी, और वहाँ पे आपको कन्वेंशनल स्टडी कराई जाएगी। कन्वेंशनल स्टडी कैसे हो? कन्वेंशनल टीचिंग मेथड कैसा हो गया कि भाई चौक और बोर्ड दे दिया, टीचर आया, पढ़ाया, मतलब चैप्टर को रीड कराया, और क्वेश्चन आंसर लिखवाए और समझा दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है। जिसमें क्या हुआ? ये हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड हो गया। मॉडर्न में क्या होगा? मॉडर्न में डेवलप करी जाएगी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। फिर ठीक है, अब चेंज और देखो कैसे। अब जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल में, तो मॉडर्न में क्या होगा? वाइट बोर्ड्स मिल जाएंगे, डिजिटल बोर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी जाएगी। आपको इसमें आपका कोलैबोरेशन होगा। साथ ही साथ आपको क्या? एक्टिव रिकॉल करा जाएगा, एक्टिव लर्निंग होगी, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर एक दूसरे से पूछी जाएगी। तो ये चीज़ें क्या हो गई? ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, जिसमें आपको काफ़ी सारे प्रिंट आउट्स भी मिलेंगे। तो इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़ है, बट मॉडर्न है। फिर आता है आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब आईसीटी में क्या हो गया? जैसे कि मानो मैं आपको वाईटी पे पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको डिजिटल टूल से पढ़ा रहा हूँ, गूगल से पढ़ा रहा हूँ, गूगल गूगल क्लासेस करा रहा हूँ मैं आपकी, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा होगा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें आपके बहुत सारे मॉडल्स यूज़ होते हैं, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके यूज़ होते हैं, जैसे मूडल हो गया, गूगल क्लासेस हो गया, मैंने आपको बताया। फिर होता है मूक। मूक होता है बेसिकली मैसिव ऑनलाइन, सॉरी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें कौन कौन से हो गए? इनमें समझ लो आपकी, जैसे ऐप्स सर्टेन यूज़ होते हैं। कौन कौन से ऐप्स हो गए? जैसे मानो यूडेमी हो गया, कोर्सिया हो गया, सिंपली लर्न हो गया, ठीक है। ये तो हो गए प्राइवेट। गवर्नमेंट के कौन से हो गए? जैसे स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ये बेसिकली एक ऐप्स हो गए जो आपकी आईसीटी का पार्ट होते हैं। तो ये आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसको ऐसे समझो कि एक डिजिटल टूल है जो आपके, जो इंटरनेट की मदद से आपको क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाता है, ठीक है। आपको सर्टेन ऐसे एक्सपीरियंस दे सकता है कि जिससे आपकी रिटेंशन पावर की क्षमता बढ़े और आप इजीली अपनी चीज़ों को समझा सको किसी बच्चे को। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम अब किसकी? टीचिंग एड की। टीचिंग एड क्या होता है? टीचिंग एड वो होता है जो एजुकेटर को ज़रूरत होती है अपनी क्लासेस को क्या करने के लिए? अपनी क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हो? टीचिंग एड्स आर द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द एजुकेटर टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग लर्नर्स। कैसे? कि जैसे मानो आप टीचर हो, ठीक है। आपको आपको किस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा रहेगी? आपको सबसे ज़्यादा रहेगी कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो, जिससे आप किसी स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे से समझा सको और उसकी लर्निंग को, ठीक है, उसकी लर्निंग को अच्छे से इनहेंस कर सको। यही तो हो गया टीचिंग एड। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थ्रू विजुअल सिमुलेशन स्टूडेंट इंटरेस्ट, इनहेंस द रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब मैं आपको अगर ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट को विजुअली क्लियर करा रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि मानो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडिया, इंडिया का मैप, ठीक है। तो मैंने आपको विजुअल दिखाया इंडिया का, उसमें मैप बताया कि इंडिया का मैप भाई साहब ये है,
मेरी ड्राइंग को थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो आप इसको ऐसे ही समझ लो कि मैं आपको विजुअल करके ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मैंने बता दिया भाई जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, लद्दाख ऐसे हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे ये उत्तराखंड हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, फिर ऐसे आपके अलग अलग रीजन्स आ गए। क्लियर हो गया? तो आपने क्या विजुअल से देख लिया, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है, तो विजुअल आपको समझ में आ गया, आपको उसमें इंटरेस्ट जगाया, सिमुलेट आपका इंटरेस्ट करा। फिर इससे क्या होगा, आप जब देख के सीखते हो, आपको पता है ना, जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है ना? वैसे ही उससे क्या होगा, जब विजुअली आप देखोगे या बच्चों को दिखाओगे तो क्या होगा, आपकी रिटेंशन क्षमता बढ़ेगी, आपको जो है याद रखने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, आप बहुत लंबे समय तक वो चीज़ याद रख सकते हो। और आप उसको जब आंख बंद करके सोचोगे, मतलब रिकॉल करोगे, तो आपको वो जो चीज़ है वो याद रहेगी और आप उसको विजुलाइज भी कर सकते हो। तो क्या हो गया, जैसे मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, या आपने जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो आप उससे क्या करोगे, उससे रिटेन रखोगे ना, ताकि वो मुझे याद रहे। रिटेन रखने के लिए क्या करोगे, आप बार बार रिकॉल करोगे, उसे समझोगे, उससे बार बार सोचोगे, अच्छा इसमें ये था ये था ये था, तो ये क्या हो गया, रिकॉलिंग करना। तो वही चीज़ है कि टीचिंग एड से क्या होता है, आप जितना अच्छा क्लैरिफाई कर पाओगे बच्चों को, ठीक है, चाहे विजुअल के माध्यम से हो चाहे सिमुलेशन के माध्यम से हो, तो उससे क्या होगा, वो रिटेंशन और रिकॉल दोनों कर सकते हैं। फिर इसका बेनिफिट क्या होगा भाई, बेनिफिट ये होगा कि आप अच्छे से समझा रहे हो, किस चीज़ को समझाओगे, तो मतलब कोई हार्ड टॉपिक होगा तो वो सिंपल तरीके से समझा लोगे, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा, है ना? तो एक्यूमुलेट डिफरेंट लर्निंग सिस्टम, मतलब उसमें विजुअल्स के माध्यम से पढ़ा सकते हो, काइनेटिक्स काइनेस्थेटिक कर सकते हो, ऑडियो कर सकते हो आप, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा और साथ में आप एक थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ों में एक जो ब्रिज है, ठीक है, उसको डेवलप करोगे, वो गैप को दूर कर दोगे। कैसे? जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इंडिया का मैप का मैंने आपको बताया, तो आप उसको विजुअलाइज कराओगे, उसको आप विजुअल के माध्यम से दिखाओगे स्क्रीन पे, ठीक है, थ्रू आईसीटी, तो क्या होगा, थ्रू डिजिटल टूल, तो ईजिली बच्चा आराम से पहचान पाएगा। क्लियर हुआ ना? अगर ट्रेडिशनल मेथड में बोलूँ, तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, ट्रेडिशनल मेथड में कोई विजुअल चीज़ें नहीं दिखेंगे, आपको बता दिया जाएगा, अच्छा नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये स्टेट्स हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम ईगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस की। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस अफेक्ट रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उससे हमारी याद रखने की क्षमता और समझने की क्षमता अलग अलग तरीकों पे ही निर्धारित करती है कि कितनी हमारी क्षमता कितने प्रतिशत रहेगी, मतलब कितनी जो हमारी रिटेंशन है वो कितने परसेंटेज रहेगी, या समझने की अंडरस्टैंडिंग की क्षमता अपनी कितनी परसेंट रहेगी। अब वो कैसे रहेगी, वो किस हिसाब से देखते हैं, जिस भी टीचिंग मेथड से। जैसे कि मानो कि मैं ऑडियो से पढ़ा रहा हूँ, आपको ऑडियो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ऑडियो कौन सा होता था, हमारा ट्रेडिशनल मेथड में होता था, ऐसे ही तो पढ़ते थे आप लोग कि भाई टीचर आया, उसने बोला और पढ़ाया और चला गया, तो ये क्या हो गया, ऑडियो वाला। तो इसमें आप रिटेन कितना रख पाओगे, ज़्यादा नहीं रख पाओगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, आप बस सुनते रहो, तो आप एक ज़्यादा समय तक आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, आप उससे सुन रहे हो, तो रिटेंशन की क्षमता उसकी कितनी रह जाएगी, 10%। ठीक है। अब थोड़ा विजुअल्स का दिखाऊंगा तो थोड़ा इफेक्टिवनेस, आपकी याद करने की समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, चार्ट्स मैप के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मोशंस, पिक्चर्स, इससे दिखाऊंगा तो मॉडल आपकी क्षमता क्या है, थोड़ी बढ़ जाएगी, आप देख के भी समझ रहे हो, मतलब देख के और सुन के समझ रहे हो। हाई इफेक्टिव कब होगा, जब होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप्स, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, मतलब वो चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊं, ठीक है। जैसे मानो कि मैं आपको जम्मू कश्मीर और मैंने नॉर्दर्न स्टेट्स का एग्जांपल दिया था इंडिया के में, तो अगर मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा तो नॉर्दर्न साइड लेके जाऊंगा, तो आप उसने आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, उसका मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया या किसी चीज़ का, ठीक है, या मैंने ट्रिप कराई, तो क्या होगा, तो आप उसको रिटेन रख सकते हो। तो ये क्या हो गया बेसिकली प्रैक्टिकल। अब मोस्ट इफेक्टिव, जब 90% रिटेंशन आप कैसे रख सकते हो, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, मतलब वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी हो, ठीक है। जैसे मानो कि साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे लिटमस पेपर वाला हुआ, तो जब वो आप कर लेते हो तभी तो आप उसको कह पाते हो कि हाँ यार ये, मतलब फिर वो आपको याद भी रहता है आपने कोई चीज़ करी होती है। तो ये तो आपके साथ भी नॉर्मल चीज़ें हुई होगी कि आप कोई सी चीज़ों को अपने जो एक्सपीरियंस करा है वो आप रिटेन करने में ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो, और जो आपने सिर्फ सुना होता है तो उसे आप कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। तो ये है हमारा एडगर डेल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। वही सेम चीज़ यहाँ है आपकी, ठीक है, रीड हेयर व्यू इमेजेस मैचेस, ये करके बता रहे हैं कि कितना परसेंट आप रिटर्न कहाँ रख सकते हो। फिर आता है टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। अब टाइप ऑफ टीचिंग एड्स कैसे होगा, टीचिंग एड आपने समझ लिया था, अब टाइप्स ऑफ कैसे होगा, जैसे ऑडियो एड्स हो गई, विजुअल एड्स हो गए, ऑडियो वीडियो हो गए, एक्टिविटी एड्स हो गई, प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्टेड हो गया। क्लियर? तो ये आपकी कुछ टीचिंग एड्स हैं। अब ऑडियो एड्स में क्या था, रेडियो पॉडकास्ट रिकॉर्डर्स होते थे। विजुअल एड्स में कौन से हो गए, जो आपको स्लाइड्स, फ्लैश कार्ड्स, मैप्स वगैरह हैं। ऑडियो विजुअल में दोनों चीज़ें कंबाइन करके आपको दे दी जाएँ। एक्टिव एड में क्या होता है, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन लर्निंग करी जाए, फील्ड टिप्स एक्सपेरिमेंट करे जाए, ठीक है। प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड कौन सा हो गया, जहाँ पे प्रोजेक्टेड फैसिलिटीज़ और रिक्वायरमेंट लाइक OHP एंड डिजिटल प्रोजेक्टर्स की मदद से आपको पढ़ाया जाए। नॉन प्रोजेक्टेड कौन से हो गए, जहाँ पे आपको पोस्टर्स, डायग्राम्स और 3D मॉडल्स के थ्रू पढ़ाया जाए। क्लियर है? फिर आता है आपका इवेल्यूशन। आपने भाई पढ़ा तो दिया बच्चों को, बच्चे सीख गए, अब आपको उसका इवेल्यूशन भी तो करोगे। तो इवेल्यूशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले तो एवोल्यूशन समझो। एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये डिटरमाइन करता है कि जो बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, उस चीज़ को आप जानने की कोशिश करते हो कि उनने कितनी पढ़ाई करी है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो,
ठीक है। अब यूजीसी नेट में आपने कितना पढ़ा, मान लो 10 यूनिट्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें से आपको पढ़ाया गया या आपने कहीं से पढ़ा, तो आपने कितना उस चीज़ को रिटेन रखा, कितना चीज़ें आप उसको सीखे हो, कितनी समझे हो, वही होता है एवोल्यूशन सिस्टम। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई बच्चों की उससे वीकनेसेस पता लगें। अगर हम स्कूल के पर्सपेक्टिव से, कॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखें, प्रोडिक्शन फ्यूचर अचीवमेंट के, इनका मतलब बेसिकली कितना अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइड बेसिस ऑफ इंप्रूविंग कम्युनिटी रिलेशंस, और वो कम्युनिटी बेसिस, अब इस आधार पर वो कम्युनिटी रिलेशंस कितने अच्छी तरीके से बना सकते हैं। स्टेप्स इन द प्रोसेस, क्या स्टेप्स रहते हैं? अब पर्पस, उसका डिफाइन पर्पस करते हो कि किस लिए आप एवोल्यूशन करना चाह रहे हो। ऑडियंस को आप देखोगे कि हम किस ऑडियंस का एवोल्यूशन करना चाह रहे हैं, मतलब कौन सी क्लास का करना चाह रहे हो, ठीक है। सिलेक्टिंग रिसोर्सेज, गैदरिंग एविडेंसेज, एनालाइज डाटा एंड रिपोर्टिंग फाइंडिंग। तो आप उस हिसाब से यही करते हो ना। एग्जाम में भी तो यही होता है कि भाई 6 क्लास का एग्जाम आ रहे हैं या 10th क्लास के बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, फिर आप उनको देखोगे, आप रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे, पेपर बनाओगे, कॉपीज लेके आओगे, ठीक है। एविडेंसेस कैसे हो गए? एविडेंसेस हो गए, आपने एवेल्युएट करा चीज़ों को, ठीक है, नंबर्स दिए, डाटा को एनालिसिस करा, फिर आपने एक रिजल्ट घोषित कर दिया। तो ये हो गया स्टेप्स इन द प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कंटिन्यूस सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और वो फोकस करता है कॉन्ग्रुएंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी आपने परफॉर्मेंस करी है और उसको प्रैक्टिकली, मतलब सॉरी प्रैक्टिकली कह रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव वे में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसे एवेल्युएट करोगे, ठीक है, विदाउट एनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप उसको एवेल्युएट करोगे साइंटिफिकली, और जो भी आउटकम होगा वो आप इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट दे दोगे। वो हो गया एवोल्यूशन सिस्टम। अब एलिमेंट्स एंड रोल ऑफ एवोल्यूशन। अब जो आपका एलिमेंट और रोल ऑफ एवोल्यूशन का क्या होता है? जो आपका इफेक्टिव एवोल्यूशन होता है वो इंक्लूड करता है रिसर्च बेस्ड टारगेट, एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर टीचर्स। इट्स रोल्स इंक्लूड, तो इसमें क्या हुआ कि आप कुछ टीचर्स के रोल्स में रोल इंक्लूड होते हैं। भाई आपने रोल ऑफ एवोल्यूशन क्या है कि आपने तो क्या करा, आपने किसी का एवोल्यूशन करा, किसी क्लास का करा, किसी रिसर्च का एवोल्यूशन करा, ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज से देखा, मानो किसी ने पीएचडी में थीसिस लिखी है, ठीक है। अब उसको आप मल्टीपल डायमेंशन से देखोगे ना उस पर्सपेक्टिव को, ठीक है, अलग अलग सोर्स से क्रॉस वेरीफाई करोगे कि ये जो पेपर हुआ है कि इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। फिर इसका आप फीडबैक भी दोगे, बट इससे फीडबैक देने से आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या रोल होता है, तो इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि उस चीज़ में क्या गैप है, भले वो स्कूल में हो या क्लास में हो, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को टीचर सिखा रहा है तो उसमें एक गैप दिखेगा ना आफ्टर द आउटकम या आफ्टर द रिजल्ट, कि जो बच्चा पास हुआ है, ठीक है, तो उसमें उसके नंबर अगर मानो कि 100 में से 70 या 50, 75 या 50 नंबर आए, तो वो आप देखोगे ना कि कहाँ पे बच्चे में कमी रह गई, तो वही है आइडेंटिफाई लर्निंग गैप, कि वो कहाँ पे उसको एक इश्यूज आने, तो उसको डायग्नोसिस करोगे आप उसकी। गेजिंग पोटेंशियल यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू डिटरमाइन रेडीनेस फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, वैलिडेटिंग अचीवमेंट, फॉस्टरिंग मोटिवेशन, उनको एंकरेज करोगे, उनको सर्टिफिकेशन और डिग्रीज प्रोवाइड करोगे अगर वो आपके अच्छी क्लास में पास हो जाते हैं। गेजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल भी उनका देखोगे कि कितने दूर तक पढ़ाई करेगा, कितनी पढ़ाई करेगा, कौन से बड़े इंस्टीट्यूट में जाएगा, ये सारी चीज़ें आप इवेल्युएट करते हो ना, वो किस पे डिपेंड होंगी? वो एक टीचर पे ही डिपेंड करती हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा फिर आता है नेक्स्ट, वो है टीचिंग एंड टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन। टीचिंग कौन कौन सी, सॉरी, टेक्निक एंड टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन। टेक्निक कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी क्वांटिटेटिव, क्लियर, दूसरी होती है आपकी क्वालिटेटिव। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो क्वांटिटेटिव होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल होगी, बट जो क्वालिटेटिव होगी वो काफ़ी सब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेशनल होगी। सिंपल सा है, सिंपल सी बात है, आप उसको ऐसे याद रख लो। जो क्वांटिटेटिव होगी वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ओटी बेस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होंगी वो आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्लियर है? वही आप, वही वैसे ही तो होता है इंक्लूड। अब जिसमें रिटर्न एंड ओरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, क्वालिटेटिव में क्या होगा, आपकी चेकलिस्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स एंड रेटिंग स्केल्स, आप ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसमें आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है। अब टाइप ऑफ एवोल्यूशन बाय पर्पस, डायग्नोस करोगे आप, प्लेसमेंट करोगे, फॉर्मेटिव, देन सुमेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस। अब डायग्नोसिस में क्या करोगे आप भाई, जो जो कंडक्ट है बिफोर इंस्ट्रक्शन इज टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज। तो आप ये सारी चीज़ें देखोगे कि किसी के भी मतलब पहले इंस्ट्रक्शन देने से पहले आप क्या करोगे, उस चीज़ को डायग्नोसिस करोगे। डिटरमाइन एंट्री लेवल नॉलेज फॉर अप्रोप्रिएट कोर्स प्लेसमेंट। आप जो भी कोर्स प्लेसमेंट से पहले उस एंट्री लेवल नॉलेज की किसी इंडिविजुअल की चेक करोगे। फॉर्मेटिव में क्या होता है, टाइप ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड फीडबैक। मतलब बच्चा जब भी सीख रहा होता है उसी ड्यूरेशन में आप क्या करते हो, कंटिन्यूस एवोल्यूशन भी रखते हो, कि या तो इंडिविजुअल सही जा रहा है और साथ ही साथ आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हो गया फॉर्मेटिव। फिर आता है आपका सुमेटिव। सुमेटिव होता है कंडक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है, ये एंड ऑफ द कोर्स की करा जाता है मेजर ओवरऑल अचीवमेंट। इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि आपने जो फाइनल आपने पढ़ा दिया, मान लो क्लास में लेक्चर, और फाइनल आपने उसका एग्जाम ले लिया या टेस्ट ले लिया, तो उसके बाद आप चेक करते हो कि उस स्टूडेंट को, इंडिविजुअल को कितना समझ में आया, ठीक है, उसकी ओवरऑल अचीवमेंट देखते हो, वो हो गया समेटिव। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल की जो है आप मेजर करते हो परफॉर्मेंस, एक फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है इसमें। फिर आता है नॉन रेफरेंस, कंपेयर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू देयर पीयर्स। जो आपके मतलब जो
आपके फ्रेंड्स हैं मानो क्लास में या क्लासमेट्स हैं, तो आप उनसे अपने परफॉर्मेंस को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, उसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड। क्लियर है। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, एक सर्टेन क्राइटेरिया सेट होता है। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, जो आपके इंडिविजुअल फ्रेंड्स होते हैं, इंडिविजुअल के या क्लासमेट्स होते हैं, उनसे आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो। फिर ठीक है, टाइप ऑफ इवोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, अब कैसे कैसे जो टेस्ट होते हैं उसको इवेल्यूट करते हो। एक हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, एप्टीट्यूड टाइप, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफेंसी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो ये सारे टाइप के 5 टाइप के टेस्ट हैं जिसको आप इवेल्युएट करते हो। इनोवेशन इन इवेल्यूशन, अब कैसे कैसे इनोवेशंस हुए एवेल्यूएशन में। देखो पहले ओ एम आर तो होती नहीं थी, आप सीधे क्वेश्चन आंसर लेके आए और वो टीचर्स चेक करते थे। फिर आए ओ एम आर, तो ओ एम आर अब क्या होता है, सीधे मशीन में जाते हैं, आपने जो भी बबल भरा होगा वो प्रॉपर जाएगा और वो चेक हो जाएगा। अब जैसे कंप्यूटर का आप सीपीटी बेस्ड देते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें क्या करते हो, आप एक एक डॉट को फिल कर देते हो, जो भी आंसर सही होते हैं वो कंप्यूटर तुरंत आंसर उसका दे देता है, मतलब इट इज़ प्रोग्राम्ड। क्लियर है। मॉडर्न इवोल्यूशन इज मूविंग टुवर्ड लर्नर सेंटर्ड एंड होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारा मॉडर्न का एवोल्यूशन है वो कैसा हो रहा है, वो मूव हो रहा है टुवर्ड लर्नर सेंटर्ड की तरफ और होलिस्टिक अप्रोच अपना कैसे अपना रहा है। देखो लर्नर सेंटर कैसे बनता है, और मतलब लर्नर का जो सेंटर में लेके आ रहे हैं उसको, और साथ ही साथ होलिस्टिक अप्रोच पूरी तरीके से अप्रोच अपना रहे हैं। कैसे अपना रहे हैं, तो उसको देखो, ऑनलाइन डिजिटल असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो लर्नर को ध्यान में रखते हुए उसकी सारी चीज़ें करी जा रही हैं, उसी को कहते हैं लर्नर सेंटर। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल असेसमेंट हो रहा है, एआई प्रोवर्ट एंड एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो रहा है, ओपन बुक एग्जाम हो रहा है। ठीक है, फोकस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रेदर देन रोट मेमोरी। गेमिफाइड असेसमेंट हो रहा है, इसमें इंटरेक्टिव सिमुलेशंस होते हैं ताकि स्टूडेंट का भी मोटिवेशन बना रहे। फिर पोर्टफोलियो असेसमेंट्स हो रहे हैं, कलेक्टिंग स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम फॉर कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, तो पोर्टफोलियो बेस्ड भी हो रहे हैं। तो आपने अलग अलग तरीके के एवेल्यूशन मेथड निकालें ताकि इंडिविजुअल का जो भी लर्नर है, लर्नर सेंटर्ड हो चीज़ें। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हों और एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाए। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें कवर हों। फिर होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस। ठीक है, अब सीबीसीएस क्या होता है, ये यूजीसी ने इसको क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। सीबीसीएस क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है विद फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज कोर्सेज बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। मतलब सीबीसीएस को सिंपल समझ लो, ये कोर्सेज होते हैं बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मेरे को भाई जो पसंद है मैं उसी में एडमिशन लूँ। तो कोर्स जो स्ट्रक्चर होगा, कोर्स उसमें आपको इंक्लूड होंगे काफ़ी सारे, कुछ कंपलसरी कोर्स होंगे, कुछ सिलेक्टिव कोर्सेज होंगे, कुछ आपकी स्किल को इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, कोई आपकी एबिलिटी को एनहेंस कर रहे होंगे, एईसी। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, टीचर सेंट्रिक होगा, टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। पहले क्या होता था, टीचर सेंट्रिक होती थी चीज़ें कि टीचर को ध्यान में रखते हुए टीचर ये पढ़ा लेगा नहीं पढ़ा लेगा, बट अब ऐसा नहीं होता। अब कैसा होता है, अब स्टूडेंट या लर्नर सेंट्रिक होता है, जिसमें लर्नर को, जो भी स्टूडेंट है उसको ध्यान में रखते हुए कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम उसको वही पढ़ाएंगे, या उसको जिस चीज़ में दिलचस्पी है, जैसे पढ़ना है वो वैसे पढ़ सकता है, बस पढ़ना ज़रूरी है और आपको समझाना ज़रूरी है। ठीक है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज है कि इट कैन बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट मार्क्स, इंटरनल एवेल्युएशन सफर फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। देखो इसमें होता क्या है, सब्जेक्टिविटी में आप क्या सही है क्या गलत है, आप प्रॉपर एग्जैक्ट मार्किंग नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है, यही होता है आपकी यहाँ पे डिसएडवांटेज इंटरनल एवेल्यूशंस में। ठीक है, इंटरनल एवेल्यूशन में क्या, काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेबस एंड क्यूरिकुलम की। देखो क्यूरिकुलम कुछ नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। मतलब जैसे कि मानो कि आप आपने कोर्स ज्वाइन करा किस चीज़ का, मानो पाइथन का, पाइथन एक लैंग्वेज है। ठीक है, या मशीन लर्निंग का, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, आपने इन सबका कोर्स किसी को भी एक ज्वाइन कर लो आप, तो आप उसको एक प्रॉपर क्यूरिकुलम निकालेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क निकालेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्या क्या स्किल्स आपकी एनहेंस होंगी, उसमें एक्टिविटीज़ क्या होंगी, आप क्या क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करोगे। ये सारी चीज़ें क्यूरिकुलम का पार्ट होती हैं। सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में आपको डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आपको फोकस ऑन स्पेसिफिक कंटेंट और ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इस पर्टिकुलर क्यूरिकुलम के अंदर। ठीक है, क्यूरिकुलम हो गया बेसिकली बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जिसके अंदर सिलेबस आपको दिया जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब सीबीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। जैसे कि आप यूजीसी नेट का भी पेपर देने जाओगे तो उसी को कंप्यूटर बेस्ड रह के आपका असेसमेंट करा जाता है ना, कि आप वहाँ पे जाके बबल भरते हो। क्लियर है, इट कंडक्ट असेसमेंट यूजिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर। जैसे कई पेपर, मानो कि यूपीएससी है, तो यूपीएससी में कैसा पेपर होता है, उसमें पेपर होता है आपका, सॉरी पेपर जो एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा वो पेपर बेस पे कराया जाएगा। बट जो यूजीसी नेट कराता है, ठीक है, यूजीसी नेट पेपर कराता है वो सीबीटी बेस्ड कराता है, कंप्यूटर पे चेक होगा और यहाँ पे पेपर पे होता है। क्लियर हुआ, वही होता है सीबीटी की फीचर डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सही बात है, सीबीटी इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा, एडेप्टिव टेस्टिंग होगी, इजीली आपका वैल्यूएशन भी हो जाएगा, इस एफिशिएंसी ह्यूमन एरर से भी बच जाते हो, बेटर सिक्योरिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, हालांकि सिक्योरिटी का इसलिए नहीं कह सकते, रीजन भी क्योंकि ये कई बार मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्रोग्राम। जैसे कंडक्ट जो प्रोग्रामिंग है आप उसको चेंज कर लो, आप उसको हैक भी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उसकी एडवांटेज है
ठीक है, सॉरी डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ये लिखे हुए हैं, एफिशिएंसी, रिड्यूस ह्यूमन एरर। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना, ये है इंट्रोडक्शन टू टीचिंग इन हायर लर्निंग्स। ठीक है, टीचिंग इन हायर लर्निंग्स हमें बेसिकली ये समझना है। तो मॉडर्न एजुकेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम पैसिव लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन टू डाइवर्स टूल ऑफ एक्टिव लर्निंग। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें आप कहाँ पे एक्टिव लर्निंग करते हो। ठीक है, एक्टिव लर्निंग। बट जो ट्रेडिशनल था, वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप पैसिव लर्निंग करते हो, सिर्फ आपको पढ़ा के चले जाते हैं वो लोग, और आपको कुछ समझ में आया नहीं है उससे मतलब नहीं है। एक्टिव लर्निंग का केस अलग होता है। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट उसमें रहता है। फिर टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। अब टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड कौन से हो गए, एक तो कई होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच इज द टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्टूडेंट आर जनरल पैसिव रेसिपिएंट। मतलब टीचर एक प्राइमरी सोर्स होगा कि इससे सब कुछ आता है, उसने स्टूडेंट को बताया, बस काम हो गया और आप एग्जाम दे दो। बट जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं, पहले आप टीचिंग को कंप्लीट करो। जैसे क्या हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, ठीक है, टीम टीचिंग मेथड हो गई, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, टीवी विजुअल प्रेजेंटेशन मेथड्स हो गए। ठीक है, सो दीज आर सम टीचिंग मेथड्स। अब जो टीचिंग मेथड है उसमें आप, सॉरी लेक्चर मेथड है उसमें आपको पता ही है, फैकल्टी आएगा, वो आएंगे क्लास में, आपको लेक्चर देंगे और चले जाएंगे। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, इसमें कोलैबोरेशन होता है। इसमें आपकी एक प्रॉपर टीम होगी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, आप आपस में प्लान करोगे, डिस्कस करोगे लेसन को, जो भी आप टॉपिक है उसको पढ़ोगे। मतलब इसमें डाइवर्स चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैसा होता है, इसमें आप परफॉर्म करते हो अपनी एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, उससे आप सीखते हो, उसे कहते हैं डाइवर्स, सॉरी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टीम टीचर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट वाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व, और स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करते हैं इनिशियल में। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो टीचर्स आपको करके दिखाते हैं, बट आप उसको ऑब्जर्व करते हो, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं बेसिकली। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड, टीवी और वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है, तो वो एक टीचिंग मेथड हो गया। ठीक है, तो टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स होते हैं ये सारे। अब लर्नर सेंट्रिक मेथड कौन कौन से हो गए आपके, तो लर्नर सेंटर मेथड हो गए कि जहाँ पे लर्नर को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है, जिससे लर्नर काफ़ी सारी चीज़ें सीख सके। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, भाई अब जो लर्नर है या मान लो स्टूडेंट है, तो आप उसको बोलोगे ना कि मानो मैंने आपको पढ़ाया मैथ्स का स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो आप उस पर ब्रेन स्टॉर्म करो, सोचो उस पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग सोशंस। आप और प्रैक्टिस करो उसको उस पर स्पीड डिस्टेंस टाइम पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, आप कितना उसे क्रिटिक दे जा रहे हो, कितने कितने आइडिया निकाल के लेके आ रहे हो। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, इसमें आप क्या करते हो, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन उसका आप ढूंढते हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हो किसी भी चीज़ को, मतलब डिस्कवरी मेथड होता है। आप जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तब तक आप उसमें लगे रहोगे। तो इससे क्या होता है, आपकी ब्रेन की क्षमता डेवलप होती है, इसे कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, वे स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट द सॉल्यूशन। क्लियर। फिर होता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स बनाते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज के आधार पर, और रिसर्च भी करते हैं, उसमें कोलैबोरेशन भी करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, फिर होता है ग्रुप डिस्कशन। जीडी आपको पता ही है कि आप आपस में डिस्कस करते हो एक दूसरे के साथ, उससे सीखते हो। पैनल डिस्कशन क्या हो गया, जहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो एक टॉपिक को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे और बहुत सारी ऑडियंस सामने बैठी रहेगी। ठीक है, जैसे कि मानो पॉडकास्ट में कुछ लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं और आपको जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, सेमिनार मेथड भी आप जानते हो क्या होता है, जहाँ पे फॉर्मल प्रेजेंटेशंस होते हैं, जहाँ पे एक होगा इंडिविजुअल, वो पीपीटी पे या कंप्यूटर पे पढ़ाएगा आपको और आप उससे सीखोगे, वो सेमिनार मेथड हो गया। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गए, जहाँ पे आपको सेल्फ लर्निंग टेक्निक सिखाई जाएंगी। ठीक है, कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट में लॉजिकली समझाया जाएगा और आपसे इमीडिएट फीडबैक लिया जाएगा। फिर पर्सनलाइज सिस्टम हो गया, मतलब जो आप जैसा समझ सकते हो, जैसे किलर प्लान भी कहते हैं, ये होता है मास्टरी बेस्ड। जैसे मानो कि आपको यूजीसी नेट की पढ़ाई करनी है, अब आपको किस तरीके से करनी है, जैसे कि मानो कि आपको रात में पढ़ने का मन है, या आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता आपको, ठीक है, अलग वे में समझ में आता है, तो आपकी पर्सनल के आधार पे, तो हो गया पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, स्टडी वेयर ट्रेडिशनल मेथड आर रिवर्स, स्टूडेंट स्टडी न्यू मटेरियल एट होम एंड यूज क्लास टाइम फॉर एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फ्लिप्ड क्लासरूम ऐसा हो गया कि भाई जो क्लासेज हैं आपसे कहेंगे कि आप जाओ पढ़ के आओ, उसके बाद उस चीज़ का प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, उस चीज़ का हम प्रैक्टिकली क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर इंटरेक्टिव वीडियोज़ हो गए, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गई। सीएल क्या हो गया, इसमें डिजिटल टूल डिलीवर करते हो आप टू पर्सनलाइज कंटेंट एंड असेसमेंट टू अ स्टूडेंट्स ओन पेस, मतलब जिस हिसाब से स्टूडेंट समझना चाहता है डिजिटली आप उस चीज़ को समझाते हो। सिमुलेशन में क्या हो गया, आप वर्चुअल या रियल लाइफ मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उससे एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके आप वो चीज़ को सीख सकते हो, वो हो गया सिमुलेशन मेथड। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, मेथड दैट टेलर कंटेंट प्रोसेस एंड असेसमेंट टू मीट द डाइवर्स नीड एंड लर्नर स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल।
ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सीख सकते हो। फिर होता है एजुकेशनल स्ट्रेटजीज, जैसे कि मैंने एजुकेशनल स्ट्रेटजीज क्या हो गई, इससे क्या होता है आपकी जो याद रखने की क्षमता है, रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन की क्षमता है, वो आप क्या करते हो, उस चीज़ को डिलीवर करते हो। कैसे करते हो, जैसे कि मानो कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था टीचिंग सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से 3 मेथड, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न, और तीसरा तीसरा कौन सा था, एक तो ट्रेडिशनल हो गया, मॉडर्न हो गया, और तीसरा यस आईसीटी बेस्ड। क्लियर। तो ये मैंने क्या बताया, एक माइंड मैप बता दिया और यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिया उसके, तो ये क्या हो गया, माइंड मैप हो गया। अ विजुअल स्टडी यूजिंग अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट विद ब्रांचिंग सब टॉपिक टू हेल्प स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हायरार्किकली। तो मैंने यही बताया ना, एक इस तरीके की ब्रांच बना देना जहाँ पे आपका मेन टॉपिक होगा, उसमें आप सब टॉपिक्स लगाओगे और उनको एक थोड़े से कीवर्ड्स में उसे समझा दोगे, तो वो क्या हो गया, माइंड मैपिंग। माइक्रो टीचिंग क्या हो गई, अ टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक वेयर टीचर प्रैक्टिस अ स्पेसिफिक स्किल लाइक क्वेश्चन फॉर 5 to 10 मिनट विद अ स्मॉल ग्रुप एंड रिसीव इमीडिएट फीडबैक। तो माइक्रो टीचिंग में क्या हो गया कि आपको कोई भी टीचर एक छोटे से टॉपिक को पढ़ा रहा है, ठीक है, और उससे आपसे 5 से 10 मिनट में कई सारे छोटे छोटे डिस्कशंस हो गए, उस पर आपने एमसीक्यू पूछ लिए, क्विजेस पूछ लिए और आपसे फीडबैक लिया चीज़ों को है, तो हो गई माइक्रो टीचिंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या हो गई, ब्लेंडेड लर्निंग हो गई जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लेक्स, रोटेशन, इसमें फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, इंटीग्रेट ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग्स, मतलब आपको इसमें फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन भी होगा और जो है वर्चुअल लर्निंग भी होगी, ठीक है। जैसे कि मानो आप फ्लिप्ड क्लासरूम की हमने बात करी थी, तो फ्लिप्ड क्लासरूम में आपको, आप घर जाओगे अपनी किताबों को पढ़ोगे और स्कूल में आके उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाई जाती है। फिर होता है सिक्स थिंकिंग हेड्स, अ डिसीजन मेकिंग टूल टू डेवलप बाय एडवर्ड बोनो दैट एनकरेज लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वाइट, फैक्ट, रेड। तो मतलब ये एक सिक्स थिंकिंग मतलब हेड है जिसमें डेवलप करा था एडवर्ड डी बोनो ने। इसमें क्या करते हैं कि जो अलग अलग 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वाइट हो गया फैक्ट को, रेड हो गया फीलिंग को, रेड ब्लैक रिस्क, येलो बेनिफिट, तो इस तरीके से चीज़ें करी जाती हैं। फिर होता है फिश बाउल टेक्निक, इसमें क्या होता है कि इनर सर्कल में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं टॉपिक, एंड आउटर सर्कल जो क्या करता है वो ऑब्जर्व करता है, और फिर और जो फिर ऑब्जर्व करता है फिर उस पर जो आउटर सर्कल है उससे क्या करा जाता है, उससे फीडबैक लिया जाता है। क्लियर है। फिर होता है थिंक पेयर शेयर, टीपीएस। टीपीएस इसमें क्या होता है, स्टूडेंट थिंक अबाउट अ क्वेश्चन इंडिविजुअली, डिस्कस इट विद द पार्टनर एंड देन शेयर विद द लार्जर ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, थिंक पेयर एंड शेयर, तो इसको नाम से समझ में आ रहा है, पहले क्वेश्चन क्या करोगे, सोचोगे खुद से ही, ठीक है, फिर उसको डिस्कस करोगे, फिर उसको अपने ग्रुप के साथ, लार्जर ग्रुप के साथ शेयर करोगे। फिर होता है बस ग्रुप मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होंगे वो शॉर्ट टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ें क्विकली डिस्कस करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ। बस बस मतलब वो समझ में आता है ना आपको, वो बस दबाते थे, जैसे डांस इंडिया डांस है तो वो रेड कलर का गोल गोल सा डोम टाइप का उसको प्रेस करते थे, तो उसी कहते हैं बस। तो बस स्मॉल ग्रुप्स में क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए क्विकली आप चीज़ों को डिस्कस करते हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जिक्सॉ क्या होता है, जिक्सॉ स्ट्रेटेजी, a comprehensive study where student become expert on an specific section of topic and teaches that section to the peers। तो जिक्सो में क्या हो गया कि जैसे मानो कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, आप इसको समझ गए बहुत बहुत अच्छी तरीके से, तो आप क्या करोगे, आप इसको किसी अगले स्टूडेंट को या अपने पीयर ग्रुप में किसी को भी समझा दोगे, ठीक है, तो इसे कहते हैं जिक्सो स्ट्रेटेजी। इसे एक चीज़ को कहते हैं फेमन टेक्निक, अगर आप जो भी ठीक अच्छे से पढ़ लिया है और आपने किसी और को समझा दिया, मान लो कि 5th क्लास के बच्चे को समझा दिया उतनी अच्छी तरीके से, तो आप वो चीज़ सीख जाओगे। ये भी याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। अब आपको ये पता ही है, आप क्लासेस में जाते हो फिजिकली तो वो ऑफलाइन मेथड हो गया, ऑनलाइन मेथड कौन सा हो गया, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न आईसीटी बेस्ड, ठीक है, जिसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की, कभी भी पढ़ाओ, ठीक है। ई लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन, अब ई लर्निंग की बात करूँ तो ई लर्निंग में कि मैंने आपको मूक का बताई था, मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप सीखते हो बहुत सारे ऐप्स और इन सब के थ्रू, ठीक है। उसमें कुछ कुछ ऐप्स हैं जैसे कि स्वयं हो गया, ये इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। स्वयं हो गया इंडियन फ्लैगशिप मूक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट अप्रोच होती है, वीडियो लेक्चर होते हैं, रीडिंग मटेरियल होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा और डिस्कशन फोरम्स होंगे, ठीक है। इट अलाउज अप टू द 40% क्रेडिट ट्रांसफर पर सेमेस्टर। ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप तो यही समझ लो स्वयं क्या होता है, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या हो गया, अब अ ग्रुप ऑफ 32 एक्सपेंडिंग टू 40 डीटीएच चैनल्स हैं ये, ठीक है। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं, टेलीकास्ट करे जाते हैं टीवी पर 24/7, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही क्या है, साथ ही है सेल्फ असेसमेंट एंड हेल्प पोर्टल फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस लाइक जेई नीट, ठीक है। तो साथ ही एक आपका जो सेल्फ असेसमेंट एंड पोर्टल है जहाँ पे स्टूडेंट किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, जेई और नीट की। पीएम ई विद्या हो गया, ये प्रोग्राम होता है ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे लॉन्च हुआ था, जिसमें लर्निंग कंटिन्यूटी थ्रू 1 क्लास 1 चैनल, एक चैनल एक क्लास के लिए, जैसे 5th क्लास है तो उसके लिए एक चैनल होगा, उसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ये क्या हो गया, पीएम ई विद्या, ये कब लॉन्च हुआ था, कोविड के टाइम पे। फिर ई पाठशाला, ई पाठशाला क्या है, पोर्टल बाय एनसीईआरटी प्रोवाइडिंग
डिजिटल टेक्स्ट बुक, मतलब जितनी भी टेक्स्ट बुक होंगी ई पाठशाला में, इसको मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी ठीक है ऐप, बट वही है कि गवर्नमेंट का है तो फंक्शनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, कई बार हैंग कर जाता है, चलता ही नहीं है। ठीक है, बट इसमें सारी आपको एनसीईआरटीज़ मिलेंगी। स्वयं आपको समझ में आ गया, ये इंडिया का फ्लैगशिप मूक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे स्कूल से कॉलेज तक के। स्वयं प्रभा हो गया, डीटीएच है जिसमें आपको सारे चैनल्स मिलेंगे 24/7। 40 जो है, पहले 32 थे, अब 40 कर दिए गए। साथ ही सेल्फ असेसमेंट है जहाँ पे आपको जेई और नीट की तैयारी कराई जाती है। पीएम ई विद्या हो गया जहाँ पे आपको कोविड के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, जिसमें एक क्लास के लिए एक जो है चैनल मिलेगा। फिर होती है ई पाठशाला। ई पाठशाला में क्या है, ई पाठशाला में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बहुत सारी एनसीईआरटी की किताबें, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब होता है टीचिंग सॉफ्टवेयर्स। टीचिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं? तो टीचिंग सॉफ्टवेयर्स इसको ऐसे समझो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, जैसे कि मूड हो गया, कैनवास हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये डिज़ाइन डिलीवर एंड ट्रैक करते हैं कोर्सेज को। कुछ स्पेशलाइज टूल हो गए जैसे कि माइंड मैप हो गए, माइंड मिस्टर, एक्जी माइंड, पोटाउन, ये सब याद रखना है ना। ये खतूत पे तो आया ही था, ये क्विजेस के लिए होता है बेसिकली। गूगल फॉर्म हो गया क्विजेस के लिए। लैंग्वेज लर्निंग हो गई, डुओलिंगो। ठीक है, माइंड मैपिंग, माइंड मिस्टर एंड एक्स माइंड, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ना आप याद कर लेना। कुछ लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये डिज़ाइन के लिए स्पेशलाइज टूल हो गए, जैसे माइंड मैपिंग के लिए माइंड मिस्टर, जी माइंड। ठीक है, एनिमेशन आपको याद रखना है ना, तो इसमें आप क्या करो, जैसे कि आप इसको है ना प्रैक्टिकल करके देख लो, इन सब का डाउनलोड करो और एक एक बार देख लो, आपको खुद हो जाएगा कि अच्छा खतूत किस लिए था, क्विजेस के लिए, गूगल फॉर्म क्विजेस के लिए हो गया। एनिमेशन वीडियोस को देखना है तुमको, पॉटून को देखना है, एड पजल को। अगर मेरे को माइंड मैप्स बनाने हैं, मतलब फ्लो चार्ट और ये सारी चीज़ें बनानी है मेरे को, तो माइंड मिस्टर पे जाऊँगा या एक्स माइंड पे जाऊँगा। लार्ज लैंग्वेज लर्निंग पे डुओलिंगो देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एनोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या चीज़ आपको समझी है अभी तक आपने। ठीक है, जैसे टीचिंग, थिंक ऑफ टीचिंग मेथड लाइक, आपको मतलब एक पैराग्राफ में पूरा चैप्टर का जस्ट दे देगा ये। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो आप पॉज करके पढ़ लेना। तो हमारा ये क्या हुआ, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, ये पूरा इसका थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ हैं हमारे ये। ठीक है, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज, तो आप बताओगे इसमें क्या है, ये हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये वो पीवाईक्यूज़ हैं जो आ चुके हैं, ये कम से कम 5 ईयर्स के हैं, अलग अलग टाइप से, जहाँ से मेरे को मिले मैंने ले लिए, रैंडमली लिए, मेरे को डेट्स भी इसमें पता नहीं है, बट है पीवाईक्यू ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स, ये मैंने आपको अपने पार्ट 1 में बताया था मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के बारे में, तो ये आप बताओगे इसमें से कौन कौन से हैं। क्लियर, वैसे तो ये सारे ही हैं। ठीक है, फिर मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग, मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग डिफरेंशिएट फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन ऑन विच ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ विच लर्निंग आउटकम। ठीक है, ये कह रहा है मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, तो इसमें होगा बेसिकली क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, knowing that you find algebra more difficult than your sister but always knowing that you can improve through practice is an example of मेटा कॉग्नेटिव, मतलब आप दिमाग में ही सोचोगे, कॉग्नेटिव हो गया मतलब दिमाग में, मेंटल कंस्ट्रक्ट से। ठीक है, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग इज द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग द हॉल मार्क, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग इज द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग द हॉल मार्क, तो मेमोरी हो गया, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होगा, मैंने आपको बताया था ना MLT। ठीक है, ULT, RLT। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही पढ़ाया था। फिर बात करते हैं ये लर्निंग के ये कुछ क्विजेज हैं, जैसे कि ये आप देख लेना है ना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, फिर अभी मैं पढ़ाने जाऊँगा तो काफ़ी लेंदी लेक्चर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं बस स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो आपको अगर नहीं आए तो आप एक बार ना इसको पॉज भी करके देख सकते हो। और रेस्ट आपने को कमेंट करना, तो मैं आपको उसको PDF उस पर दे दूँगा, बट कमेंट करोगे तभी दूंगा, दिस इज़ अ केस। क्लियर है? और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है कौन सा, ICT वाला। स्वयं प्रभा देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, दिस इज स्वयं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये मोक वाले तो आप इसको छोड़ना ही मत, ये पढ़ लेना। ठीक है, फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से मैंने आपको बताया, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में देखो आपको ये मिलेगा, अंडरलाइनिंग पर्पस ऑफ टीचिंग एड, ये मैंने आपको पढ़ाया, ये आ चुका है क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन 8 के बारे में बताया मैंने आपको। फिर ठीक है, फिर मोड्स ऑफ एवोल्यूशन बताया मैंने आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर्स, जैसे फॉर्मेटिव सबमेटिव, ये मैंने आपको। नॉन रेफरेंस हो गया जो आपने पढ़ा और आपस में डिस्कस कर लिया अपने, या आपने किसको पढ़ा दिया, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, क्लासमेट्स हैं उनको। क्राइटेरिया में होगा क्राइटेरिया बेस्ड एवोल्यूशन करते हैं आपको। ठीक है, इसमें आप सॉरी, जो नॉर्म्स रेफरेंस एवोल्यूशन होता है, इसमें आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो अपने जो कलीग्स होते हैं उनसे। सिमुलेटिव बता दिया था, फॉर्मेटिव बता दिया था, इसको आप कर लेना। ठीक है, सिमेटिव हो गया। फिर हो गया अब यूनिट 2 अब हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज पार्ट 1 विच वी हैव, सॉरी पार्ट 2 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको हम एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। ठीक है गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।